नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में शब्द विचार से संबंधित जो हमारा टॉपिक था स्टार्ट किया था, व्याकरणिक विवेचन से संबंधित शब्दों के प्रकार। तो देखिए, शब्दों का वर्गीकरण व्याकरणिक विवेचन के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने 8 तरह से यहाँ पर शब्दों का एक तरह से वर्गीकरण किया है। तो जो 8 तरह के शब्द होते हैं हिंदी में व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से ये जो 8 भाग है, इन 8 भागों को हमने 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया, यानी कि 2 अलग अलग वर्गों में हमने उन्हें रखा। जो एक वर्ग था विकारी और एक वर्ग था अविकारी। एक था विकारी, विकारी यानी कि जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे कहते हैं विकारी। और इसके अंतर्गत 4 तरह के शब्द आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी के अंतर्गत 4 तरह के शब्द आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर बताया था कि दूसरा जो इसका पार्ट है, दूसरा जो इसका वर्ग है, वो है अविकारी। अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द यानी कि जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जिसमें कोई भी विकार नहीं आता, जो किसी भी परिस्थिति में चाहे लिंग वचन के अनुसार उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वो होते हैं अविकारी। जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, वो होते हैं अविकारी। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है संज्ञा। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? वो है संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो हमने संज्ञा के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था और लास्ट सेशन में हमने संज्ञा की परिभाषा भी डिस्कस की थी। तो एक बार देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं ये आप यहाँ पर जानेंगे, उसकी परिभाषा और उसके भेद। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट सेशन में कि सभी जो नाम वाले शब्द होते हैं, यानी कि शुरुआत हमने की थी कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं, यानी कि हम उनको नाम से ही पहचानते हैं। तो नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी थी और इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं और ये आप लोगों ने ही मुझे संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर बताई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ये टॉपिक एक तरह से आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो संज्ञा की परिभाषा विद एग्जाम्पल्स के साथ आप नोट डाउन यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है संज्ञा के भेद। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं संज्ञा के। वो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था 2 और भेद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं समूह या समुदायवाचक, और दूसरा अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके व्यक्ति, जाति, भाव, समूह और द्रव्य, सभी 5 प्रकार की संज्ञाओं को आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो बच्चा नोट डाउन करना चाहता है वो फटाफट नोट डाउन भी कर सकता है, रफ नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, बाकी फिर आप घर पर भी कर सकते हैं। और संज्ञा एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, छोटे बच्चों की बुक में मिल जाएगा और बहुत ज्यादा एक तरह से आप लोगों को याद ही है, बहुत ज्यादा कठिन ये नहीं है। फिर भी
जिस संज्ञा शब्द को किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बच्चे का नाम लिखा है अंश, ठीक है, उसके बाद महेंदार जगह का नाम, गुड़िया एक टॉय का नाम, गंगा बहुत सारी नदियां हैं लेकिन नाम लिखा है गंगा, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पर्वत हैं लेकिन नाम लिखा है हिमालय। तो देखिए जहां पर हम किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का नाम लेते हैं वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों को कि जिस शब्द से एक ही जाति के, अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे फटाफट, क्योंकि ये आपके टॉपिक का हिस्सा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके टॉपिक का ही हिस्सा है। तो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था जैसे शहर, किसी एक शहर का नाम यहाँ पर नहीं लिया है और यहाँ पे कहा है शहर, तो शहर कोई भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, आगरा हो सकता है, मुंबई हो सकता है, पटना हो सकता है, ठीक है, चंडीगढ़ हो सकता है। तो अगर मैं एक नाम लिखूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, और अगर मैं केवल शहर लिख दूं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे सड़क, अब ये कौन सी सड़क है, कौन सा हाईवे है, आपने देखा होगा सड़कों के भी नाम होते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा रोड के साइड पर जो येलो कलर का, व्हाइट कलर का एक स्टोन पत्थर लगा होता है इस तरह से, और उस पर लिखा होता है NH72, NH75, इस तरह से नाम होते हैं सड़कों के। तो और लेकिन अगर मैं कह दूं सड़क, तो ये कौन सी सड़क है, इसका कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, तो इसमें सारी सड़कें आ जाती हैं, तो इसीलिए यह है जातिवाचक संज्ञा शब्द। उसके बाद देखिए बाजार, तो बाजार तो गांव में भी होते हैं, बाजार शहर में भी होते हैं, बाजार छोटे भी होते हैं, बाजार बड़े भी होते हैं, लेकिन शब्द नाम नहीं दिया है, केवल लिखा है बाजार। तो बाजार शब्द क्या कर रहा है, स्थानों का, यानी कि बहुत सारे स्थानों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे पहाड़, अभी इससे पहले मैंने बताया था पहाड़ का हिमालय, ठीक है, तो हिमालय क्या है, हिमालय के अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ओम पर्वत है, या बहुत और भी बहुत सारे पहाड़ हैं। तो केवल अगर पहाड़ कह दे, ठीक है, या मसूरी के पहाड़ कह दे, कुछ भी अगर केवल पहाड़ कह दे तो पहाड़ में सारे पहाड़ आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक पहाड़ का नाम ले किसी अलग से, जैसे हिमालय कह दे तो वो किसी एक स्पेसिफिक पहाड़ का नाम होगा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर केवल पहाड़ लिखा हुआ है तो वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। उसके अलावा देखिए ये दो भेद हमने यहाँ पर क्लियर किए। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा भेद जो हमारा आता है वो है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है। यानी कि भाव का अर्थ होता है फीलिंग्स, ठीक है, स्वभाव भी उसमें आ जाता है, गुण भी उसमें आ जाते हैं, दोष भी उसमें आ जाते हैं, अवस्था भी उसमें आ जाती है। अवस्था जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, ये एक अवस्था है या एक तरह से दशा है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। फटाफट एक लाइन का आपका परिभाषा है, एक लाइन की फटाफट नोट डाउन करके ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ताकि आप देखिए काफी बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पर आंसर दिया था लास्ट सेशन में, और कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल भी एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो
जिनको लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो नोट डाउन कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत इजी है, ये बहुत आसान है और हम कर लेंगे, हमें बहुत आता है। देखिए, जो चीज आपको पढ़ने को मिलती है, सीखने को मिलती है, उसे हमें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने तीसरा भेद पढ़ा संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? एक तरह का भाव है। जब हमें कोई चिढ़ाता है तो हमारे अंदर क्रोध का भाव आ जाता है। ठीक है, जब हमारा कोई फेवरेट इंसान हमारे आसपास होता है तो हमें खुशी का भाव हमारे अंदर होता है। एक ईमानदारी का भाव है, यानी कि एक ईमानदारी का भाव। निर्धनता ये एक दशा है। बचपन ये एक अवस्था है। भ्रमण ये भी एक दशा है। ठीक है, तो एक तरह से ये सब क्या है? भाव है। ये सब क्या है? भाव है। तो ये हमने संज्ञा का तीसरा भेद यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हमने चौथा भेद यहाँ पर आपको बताया था, समूह वाचक या समुदाय वाचक भी इसको आप कह सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं होती है, यहाँ पर पूरे ग्रुप के बारे में बात होती है, पूरे समूह या पूरे समुदाय के विषय में बात होती है, तो उसे कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, अब आपकी कक्षा की बात करें तो आपकी कक्षा में आप देख सकते हैं कि 20 से 25 या 30 बच्चे बैठे हुए हैं। तो किसी एक बच्चे का नाम न लेकर यहाँ पर पूरी कक्षा की बात की जा रही है, तो ये एक समूह है। ये क्या है? एक पूरा ग्रुप है। पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, एक बच्चे के बारे में बात नहीं की जा रही है, पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। उसके बाद झुंड, झुंड पशु पक्षियों का हो पशुओं का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है। तो झुंड में कभी भी एक पशु या एक पक्षी नहीं होगा। झुंड में क्या होगा? बहुत सारे पशु होंगे या बहुत सारे पक्षी होंगे। ठीक है, इसी तरह से भीड़, भीड़ जो शब्द है, भीड़ में भी क्या होता है कि एक व्यक्ति नहीं होगा, एक वस्तु नहीं होगी या दो चार लोगों का झुंड नहीं होगा। हम क्या कहते हैं? जब हमें कहीं पर बहुत सारे लोग एकत्रित दिखाई देते हैं तब हम कहते हैं कि आज तो वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। ठीक है, हम दो चार लोगों को नहीं कहते कि भीड़ लगी हुई है। हम जब देखते हैं कि काफी सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं तो तब हम कहते हैं कि आज तो वहां बड़ी भीड़ लगी है। तो भीड़ में हम एक, दो, तीन, चार लोगों की बात नहीं करते, बल्कि हम पूरे समूह की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात करते हैं। उसके बाद आती है सेना। तो सेना में एक सैनिक नहीं होता, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, पूरी फौज होती है। इसका दूसरा शब्द फौज भी हो सकता है। तो फौज का मतलब भी वही है कि सेना, पूरा ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है गुच्छा। गुच्छा किसे कहते हैं? अब अंगूर में जो अंगूर की डंडी है उसमें अगर एक अंगूर होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये अंगूर का गुच्छा है। गुच्छा हम तब बोलेंगे जब उसमें बहुत सारे अंगूर एक साथ लटके होंगे। कहते हैं ना, ये अंगूर का गुच्छा बड़ा फ्रेश है, ताजा है, यानी कि उसमें बहुत सारे अंगूर हैं, तभी हम कहते हैं गुच्छा। तो ये सारे शब्द हैं समूह वाचक संज्ञा, यानी कि किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे हैं, दो का नहीं करा रहे हैं, बल्कि पूरे समूह या पूरे समुदाय का बोध ये करा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप अगर चाहें तो हाथ के हाथ नोट डाउन करें और नीचे जो इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करें। और इस तरह के ये सारे शब्द, देखिए हम यहाँ पर ये संज्ञा क्यों पढ़ रहे हैं? हम संज्ञा पढ़ रहे हैं कि ये सारे विकारी शब्द हैं। ये क्या है? ये सारे विकारी शब्द हैं। संज्ञा शब्द जितने भी हैं वो विकारी है। तो उसके लिए हमें संज्ञा के भेद पढ़ने जरूरी है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ या धातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए पदार्थ, जैसे चीनी, जैसे सोना, जैसे लकड़ी, जैसे चांदी और जैसे ईंट। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पदार्थ होता है उससे कुछ ना कुछ चीजें बनाई जाती है। पदार्थ क्या होता है?
जिससे कुछ ना कुछ चीजें बनाई जाती हैं। अब देखिए चीनी है, चीनी से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मिठाइयाँ बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है, शरबत बनाया जाता है, या एक तरह से चाशनी बनाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें चीनी से बनाई जाती है। उसके बाद आता है सोना। तो सोने से भी बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के मूर्तियां बनाई जाती है। और लकड़ी, लकड़ी से आपको पता है फर्नीचर बनाए जाते हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं और मकान बनाए जाते हैं। चांदी, चांदी से भी क्या किया जाता है, बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं, एक तरह से छत्र बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं छोटे छोटे। तो ईंट, ईंट से क्या किया जाता है, मकान बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, दीवारें बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये भी साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संज्ञा जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, तो इसको हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और मैं आशा करती हूँ कि अब जिन बच्चों को थोड़ा भी अगर डाउट होगा तो उनके भी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे संज्ञा से संबंधित। क्योंकि संज्ञा अब क्लास 9th में आप है तो आपके लिए एक कॉमन सा टॉपिक हो जाता है इसको पढ़ना। और पिछले सेशन में काफी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया था इस टॉपिक पर। सबने यहाँ पर परिभाषा भी बताई थी, विद एग्जाम्पल्स भी दिए थे, भेद भी बताए थे। तो जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर हुआ सभी को ये टॉपिक, संज्ञा टॉपिक क्लियर हुआ सभी को? हैंड रेज करेंगे? यस। जीआईसी खेला, क्या बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। यस, तो ये टॉपिक सभी को क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो विकारी शब्द है, विकारी शब्दों में मैंने आपको 4 तरह के शब्द बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यहाँ पर ये टॉपिक क्लोज होता है, संज्ञा और उसके भेद हमने बता दिए। उसके बाद भी संज्ञा में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। तो भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग की जाती है, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोगों के लेवल की नहीं है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप घर जाकर जब ये पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में आकर जरूर क्लियर करें। अगला टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक अगला है सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम क्या होते हैं, अगर आप लोगों को पता है कि संज्ञा क्या है तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसे किसे पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? हैंड रेज करेंगे फटाफट। सर्वनाम किसे कहते हैं? लास्ट सेशन में बच्चों ने काफी अच्छा आंसर दिया था यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा। और मुझे लगता है 9th क्लास के लिए ये बहुत ही ज्यादा इजी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए नाम वाले शब्दों को, यानी कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक था हमारा सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा यहाँ पर पढ़ेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। अब देखिए जहां पर सर्वनाम के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा एक तरह से यहाँ पर क्योंकि ये भी आपका जो टॉपिक होता है इसे भी आप फर्स्ट सेकंड में तो एटलीस्ट पढ़ ही लेते हैं सर्वनाम। अब जहां पर मैं किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का बार बार नाम ना लेकर,
यानी कि मैं बार बार नहीं कहूंगी कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत मेहनती है, राम अपने गुरुजनों का आदर करता है, राम अपने माता पिता को एक तरह से प्रेम करता है, राम कक्षा में प्रथम आता है। तो मैं बार बार राम ना कहकर अगर मैं लिख कहूं कि सबसे पहले राम बहुत अच्छा लड़का है, वह कक्षा में प्रथम आता है, वह अपने गुरुजनों का आदर करता है, राम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर राम शब्द को अगर हम बार बार यूज करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, यानी कि ये हमें अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। लेकिन अगर हम उसके स्थान पर वह, तुम, मैं, वे आदि शब्दों को लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा फिर सुनने में हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, नोट डाउन करेंगे साथ साथ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और मुझे पता है कि भले ही आपको सर्वनाम की परिभाषा बहुत अच्छे से आती हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को सर्वनाम के भेद क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है, जिस तरह से हमारी क्लास जो है आगे बढ़ती जाती है, हम क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं, काफी चीजें ऐसी होती है जो हम पीछे से भूलते जाते हैं, यानी कि वो हमें याद नहीं रहती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सर्वनाम के 6 भेदों को डिस्कस करेंगे, इनको जरूर नोट डाउन कर लें। मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे जो है नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन में जब मैं पूछूंगी तो या तो किसी को हंसी आएगी, और या कोई अपना मुंह छुपाएगा, और या फिर कोई ना सुनने की एक्टिंग करेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि ये आप साथ साथ नोट डाउन कीजिए, सर्वनाम के 6 भेद। फटाफट नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये भेद क्यों पढ़ा रही हूं, क्योंकि जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके भेदों को जब आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि कितने अलग अलग तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं। और वही सर्वनाम शब्द ये विकारी शब्द है। क्या है, विकारी शब्द है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, वह और वे। ठीक है, एक इंसान होगा तो हम कहेंगे वह, बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे वे। एक इंसान होगा तो हम कहेंगे तुम, बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं विकारी शब्द, जो लिंग और वचन के आधार पर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके भेदों को जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पर सबने 6 के 6 भेद अगर नोट डाउन कर लिए हों तो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारे बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर आज पढ़ी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। और ये हम पढ़ रहे हैं शब्द भेद व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो देखिए, अगला जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है जिन सर्वनामों का प्रयोग। सबसे पहला हमारा था यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला क्या है हमारे यहाँ पर,
पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। आप सभी भी नोट डाउन करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, आज हमने यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर संज्ञा अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लिया है और सर्वनाम की हमने परिभाषा यहाँ पर पढ़ ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सर्वनाम की परिभाषा में पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और उसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ भी आज पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, कोई भी डाउट हो उसे भी नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।